Hello dear students, welcome back to my channel Physics SPC CBSE sample paper 2026 का क्वेश्चन नंबर 32। एन इनपुट पोटेंशियल V in equal to 200 sin 100 pi Ti voltage provided to an ideal transformer having 1000 turn in the primary coil and 100 turn in the secondary coil as shown in the figure. The load circuit has resistance of 4 ohm, capacitive reactance 2 ohm और inductive reactance ऑफ 6 ओम। ये फिगर दे रखा है। फाइंड द आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस द लोड सर्किट, करंट फ्लोइंग थ्रू द लोड सर्किट और पावर सप्लाई टू द लोड सर्किट बाय द ट्रांसफार्मर। ठीक है, अच्छा इनपुट वोल्टेज हमें दे रखा है साइन 100 पाई टी। एक्चुअल में ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज दे रखा है प्राइमरी कॉइल का, ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है। आप ये कह सकते हो कि ये टाइम डिपेंडेंट वोल्टेज गिवन है, लेकिन जब हम ईपी लिखते थे ना इस पर ईपी, ये VRMS वैल्यू होती थी। तो जो EP था उसको हम बोलते थे रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज। ये वर्चुअल वोल्टेज होते हैं और इसे प्राइमरी वाला लिख लेते हैं, है ना। अब ये हमें निकालना है पहले, तो यहाँ से इसे कंपेयरिंग करो। V इनपुट इज इक्वल टू V नॉट प्राइमरी वाला एंड साइन ओमेगा टी, ऐसे। तो प्राइमरी वोल्टेज का जो पीक वोल्टेज है वो आपका हमें पता पड़ा कि V नॉट की जो वैल्यू है, V नॉट प्राइमरी, वो है हमारे पास 200 वोल्ट। जो VRMS वोल्टेज होती है, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज होता है, ये होता है V नॉट प्राइमरी बाई रूट 2। तो ये हमें दे रखा है 200 बाई रूट 2। दैट मीन्स हम इसे ले सकते हैं 100 रूट 2 वोल्ट। ठीक है, ये रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज हो गया, इसी को हम ईपी बोलते थे। अच्छा, ये आउटपुट है, इसे लोड भी बोलते हैं हम, है ना। इसके अक्रॉस जो रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज है VRMS सेकेंडरी कॉइल का, इसे हम ES बोलते हैं। ठीक है नहीं। अच्छा, तो हमसे ये पूछा भी है द आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस द लोड सर्किट। ठीक है, अच्छा इसे निकालने के लिए देखो हमें नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं इसमें NP 1000 टर्न दे रखे हैं और इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं 100। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, हमने लिख रखा है बस केवल। पहले प्राइमरी कॉइल में 1000 टर्न्स हैं और आपका सेकेंडरी कॉइल में 100 टर्न्स हैं। तो एक फॉर्मूला पढ़ा होगा हमने, NS अपॉन NP इक्वल टू ES अपॉन EP। नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल हमें दे रखा है 100 और नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल 1000 इक्वल टू सेकेंडरी कॉइल के क्रॉस वोल्टेज हमें निकालना है और प्राइमरी कॉइल के क्रॉस दे रखा है, निकाला है हमने 100 रूट 2। तो देखो इस 100 से ये 100 कैंसिल और इस 0 से ये वाली 0 कैंसिल, तो ES जो आया वो 10 रूट 2 वोल्ट। यही VRMS वोल्टेज हो गए सेकेंडरी कॉइल के क्रॉस आपके। ये आउटपुट वोल्टेज भी बोल सकते हो आप इसे, आउटपुट वोल्टेज। ये वर्चुअल हो गया, वर्चुअल आउटपुट वोल्टेज और वर्चुअल आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस लोड। ये कितना आया है 10 रूट 2 वोल्ट, है ना। अगर आप चाहो तो इसे इंस्टेंटेनियस वोल्टेज में ले सकते हो। अब पूछा तो नहीं है यहाँ पे, बोला भी नहीं है कि इंस्टेंटेनियस वोल्टेज निकालो, दैट मीन्स टाइम डिपेंडेंट वाला वोल्टेज निकालो, है ना। ये वर्चुअल वोल्टेज हो गया। अगर आपको इससे पहले आप पीक वैल्यू निकाल लो, पीक वैल्यू कैसे निकालें, जो VRMS ऑफ सेकेंडरी कॉइल होता है ये होगा V नॉट S बाई रूट 2। तो ये 10 रूट 2 और ये V नॉट S बाई रूट 2, इसका से मल्टीप्लाई करेंगे तो V नॉट S जो होगा वो 20 वोल्ट आ जाएगा। इसीलिए इंस्टेंटेनियस आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस लोड। अब ये वर्ड यूज़ किया नहीं उसने, पर इसके फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कोई क्वेश्चन में इनपुट वोल्टेज इसी फॉर्म में दे रखा था,
तो हम आउटपुट वोल्टेज भी इसी के फॉर्म में लिख सकते हैं अक्रॉस द लोड। तो वी एस लिख देता हूँ इसको, क्योंकि अगर मैं वी आउट लिखूंगा या वी आउट लिख देता हूँ, चलो वी आउटपुट है ना, इक्वल टू वी नॉट एस सेकेंडरी कॉइल के क्रॉस चाहिए, और साइन फेज जो है इसका फेज और सेकेंडरी कॉइल का फेज डिपेंड करता है सर्किट पर वैसे तो, लेकिन अगर आइडियल ट्रांसफार्मर बोलता है तो कुछ में फेज 0 भी होता है और कुछ में फेज 180 भी होता है, डिपेंडिंग ऑन वाइंडिंग कैसे की गई है ना। अगर सेम टाइप की वाइंडिंग करिए, अगर ये क्लॉकवाइज लपेटा है, ये भी क्लॉकवाइज लपेटा है वायर, तो 0 का फेज होता है। अब बताया तो कुछ है नहीं है, तो फेज हम सेम ले लेते हैं यहाँ पे, इसका फेज और इसका फेज। अगर एक तो बाइंडिंग पे डिपेंड करता है कि किस तरह से बाइंडिंग की गई है, दूसरा सर्किट में कौन से एलिमेंट्स लगे हुए हैं। अगर आइडियल ट्रांसफार्मर बोल दे या तो 0 का फेज होता है या 180 डिग्री का फेज भी होता है। अब कुछ ना बोला हो तो 0 का फेज ले लेते हैं, तो यहाँ पे फेज डिफरेंस देख देना 100 पाई टी था, तो यहाँ पे भी 100 पाई टी ले लेते हैं, फेज डिफरेंस सेम ले लेते हैं। तो देखो इसका फेज और इसके फेज में डिफरेंस देखोगे तो 0 का हो गया, और ये वैल्यू दे रखी है हमें 20, तो साइन 100 पाई टी। वैसे एक्चुअल में ये पूछा ही नहीं है ये वाला, पर सब में आंसर सैंपल पेपर में जितने भी दे रखे हैं वो यही दे रखे हैं। पूछा तो उसने आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस द लोड, तो ये आउटपुट वोल्टेज था लोड के क्रॉस, ये इंस्टेंटेनियस आउटपुट वोल्टेज था अक्रॉस द लोड। ठीक है, इधर ही बात समझ में आई। फिर पूछा उसने द करंट फ्लोइंग थ्रू द लोड सर्किट, इसमें कितनी करंट फ्लो कर रही है। तो देखो जो सेकेंडरी सर्किट है उसी को तो हम क्या मान रहे हैं, आउटपुट वोल्टेज मान रहे, सर्किट मान रहे, लोड मान रहे। तो इसमें क्या ये सर्किट इस तरह से नहीं है, आपने एक किस में देखा था, देख के बताइए, समझिए बताइए। ऐसे हम क्या जोड़ देते, यहाँ एक सोर्स जोड़ देते, ऐसे नहीं, और यहाँ लिखते थे VRMS वोल्टेज, वर्चुअल वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी कॉइल, जो कि कितना लिख रहा है, कहाँ है, 10√2 वोल्ट। और इसमें करंट फ्लो करता था IRMS, रूट मीन स्क्वायर करंट। हमसे यही पूछा है वैसे तो यहाँ, है ना, द करंट फ्लोइंग थ्रू द लोड सर्किट। ये वर्चुअल रूट मीन वर्चुअल वोल्टेज है, और ये वर्चुअल करंट, इसे रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज, इसे रूट मीन स्क्वायर ऑल्टरनेट करंट, यही AC सर्किट में फ्लो करने वाली करंट होती थी, है ना। अब इसका रेजिस्टेंस रखा है हमें कितना, यहाँ पे R का रेजिस्टेंस रखा है हमें 4 ओम, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC रखा है हमें 2 ओम, और इंडक्टिव रिएक्टेंस XL ये हमें रखा है 6 ओम। अगर इस सर्किट का मेरे को IRMS चाहिए तो हमें इम्पीडेंस चाहिए होगा। इम्पीडेंस के लिए फेजर डायग्राम थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए। जैसे अगर हम फेजर डायग्राम बनाते हैं तो इसमें बना देता हूँ, करंट और वोल्टेज, टाइम डिपेंडेंट वोल्टेज, और ये रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज, मतलब VR द फंक्शन ऑफ T आर इन सेम फेज। इंडक्टर में ऐसा होता था कि I से वोल्टेज 90 डिग्री लीड करता था, और कैपेसिटर में करंट वोल्टेज जो है करंट से 90 डिग्री लैग करता है। दिस इज अ फेजर डायग्राम, फेजर रूल्स हमें याद होना चाहिए। अब इसके हिसाब से फेजर डायग्राम बना लें तो करंट तीनों में कॉमन है। रेजिस्टेंस पीक वोल्टेज देखते हैं तो पीक वोल्टेज बना सकते हो रेजिस्टेंस का, और इंडक्टर का पीक वोल्टेज V0L, करंट तीनों में सेम है, और कैपेसिटर का V0C, है ना। ऐसे चाहो तो इसका आप रेजिस्टेंस के टर्म में बना सकते हो ओनली, तो यहाँ यहाँ I और रेजिस्टेंस बना लो इधर की तरफ, कोई रेजिस्टेंस का ही, और यहाँ ऊपर बना सकते हो आप इंडक्टिव रिएक्टेंस XL, और नीचे बना सकते हो XC, क्योंकि यहाँ पर XL इज ग्रेटर देन XC, क्वेश्चन में गिवन है। XL 6 ओम है और XC 2 ओम है। अब देखो ये वेक्टर की तरह से ऐड होते हैं, पीक वोल्टेज और ये रेजिस्टेंस जो इम्पीडेंस होते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन वेक्टर फॉर्म, है ना। तो इन दोनों का रिजल्टेंट देखेंगे तो डायरेक्शन अपोजिट है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो गया XL माइनस XC।
अब इसका इसका रिजल्टेंट देखें तो 90 डिग्री एंगल पर है, वेक्टर की तरह से ट्रीट करिए इनको, और इनका रिजल्टेंट को बोलते हैं हम इम्पीडेंस, इसको बोलते हैं हम इम्पीडेंस जेड। तो इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट निकालें, इम्पीडेंस ऑफ सर्किट है ना, या लोड भी कह सकते हो, आउटपुट सर्किट, लोड सर्किट कह सकते हो, लोड सर्किट है ना। तो Z इक्वल टू होता है, वेक्टर फॉर्म लगा रहे हैं तो स्क्वायर रूट, इसमें फॉर्म लगा रहे हैं R बराबर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab cos थीटा है ना। आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होता है ना, वो वाला लगा रहे हैं। तो इसमें लिख रहे हैं हम आर स्क्वायर, और इस ये आर स्क्वायर हो गया, और इसका लिखें तो ये हो गया XL माइनस XC का होल स्क्वायर, और इनके बीच में ये एंगल 90 डिग्री है, तो प्लस के 2R XL माइनस XC cos 90 के लिए 0 हो जाएगी, तो इतना ही रह जाएगा। यहाँ से इम्पीडेंस निकाल लूँ, R हमें दे रखा था कितना 4 ओम, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और XL माइनस XC तो 6 माइनस के 2 तो 4 आएगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, हो गया 2 इंटू 16, दैट मीन्स 4 रूट 2, इतना ओम आया इम्पीडेंस। अब करंट जो फ्लो करती है IRMS, इसकी वैल्यू होती है VRMS, सेकेंडरी कॉइल का कर रहे हैं, और इम्पीडेंस, और ये भी सेकेंडरी कॉइल में फ्लो करने वाली, लोड में फ्लो करने वाली करंट है। यही हमसे पूछा है, द करंट फ्लोइंग थ्रू द लोड, थ्रू दी लोड, ये हमसे करंट पूछिए। VRMS सेकेंडरी कॉइल के क्रॉस हम निकाल चुके हैं, कितना है 10 रूट 2 वोल्ट, देखा ना। तो ये लिख देंगे यहाँ 10 रूट 2 वोल्ट, और Z निकाला हमने 4 रूट 2, इसे कट गया तो ये आ गया 5/2 एम्पियर। एक आंसर तो ये हो गया यहाँ पे ऐसे। अगर आपको ये किसके टर्म में लिखना है, इन टर्म ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट के टर्म में लिखना है, तो इंस्टेंटेनियस मतलब टाइम डिपेंडेंट करंट है ना, ये तो आपकी वर्चुअल करंट हो गई, वर्चुअल या इफेक्टिव ऑल्टरनेटिंग करंट। तो इंस्टेंटेनियस करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट जो लिखते हैं अक्रॉस लोड सर्किट, अक्रॉस लोड सर्किट, ये लिखते हैं तो I बराबर लिखते हैं I0 पीक वैल्यू है ना, इक्वल टू साइन, एंड जानते हो इसकी कंपेयरिंग इसके साथ करनी पड़ेगी, करंट के साथ, वोल्टेज के साथ है ना। तो वोल्टेज और करंट में अगर देखें तो देखो ये V0L आएगा ऊपर, माइनस V0C, और ये आएगा पीक वोल्टेज V0Z। ये तो यहां से देखें तो करंट में और वोल्टेज में, वोल्टेज लीड क्या कर रहा है, ये टाइम डिपेंडेंट करंट हो गया, और ये टाइम डिपेंडेंट आपका वोल्टेज हो गया। इसमें फेज डिफरेंस है, ये वाला फेज डिफरेंस, और वोल्टेज लीड कर रहा है करंट से, मतलब करंट लैग कर रही है वोल्टेज से। कितना लैग कर रही है, लीड कर रही है, वो निकालना चाहें तो ये वाला फाई निकाल लो आप। तो पहले तो फेज डिफरेंस लिखने के लिए हम कितना फेज था, वोल्टेज में कितना फेज था, 100 पाई टी था, तो इनिशियल फेज तो कितना था 100 पाई टी, वो लिख ले। और यहाँ फाई वो लैग कर रही है, तो लैग कर रही है तो माइनस आएगा। भाई वोल्टेज जो आपका है आउटपुट वोल्टेज वो 100 पाई टी है, और इसका जो फेज है वोल्टेज से कम है, तो कम है तो माइनस लगाएंगे, और ज़्यादा होता वोल्टेज का ज़्यादा है तो वोल्टेज का 100 पाई टी लिखा है, इसका फेज 100 पाई टी माइनस फाई लिखा है। अब फाई निकालना पड़ेगा हमें, और I0 भी निकालना पड़ेगा है ना। तो नाउ हम अगर IRMS लिख रखा है हमने, तो I0 बाई रूट 2 होता है ये, और ये निकाल रखा है हमने 5/2 और I0 बाई रूट 2। तो यहाँ से हम I0 लिखें तो 5 रूट 2/2 इतना एम्पियर। एंड अगर हम यहाँ से इस जगह से tan फाई निकाले ना, तो परपेंडिकुलर बटे बेस कर सकते हो, दैट मीन्स XL माइनस XC बाई R। ये तो यहाँ लिखें tan फाई XL माइनस XC बाई R,
और एक्सएल दे रखा है 6 ओम और एक्ससी दे रखा है आपका 2 ओम। तो माइनस के 2 डिवाइड बाई 4, तो ये तो हो जाएगा 1। और tan फाई की वैल्यू देखें तो ये tan 45 डिग्री, दैट मीन्स पाई बाई 4 रेडियन। तो थीट फाई इज इक्वल टू 45 डिग्री लिख सकते हो या पाई बाई 4 रेडियन में ले सकते हो, इतना आया। इसीलिए जो करंट आई आपकी आई नॉट की वैल्यू तो ये है 5√2/2 साइन 100 पाई टी माइनस पाई बाई 4। ये इंस्टैंटेनियस करंट आई। अब आंसर ये है या ये है, तो आप चेक करोगे तो मॉड्यूल्स में, सैंपल पेपर में, किसी में भी तो ये दिखाई देगा। एक्चुअल में उसने करंट बोला, इंस्टैंटेनियस करंट नहीं बोला, तो कन्फ्यूजन है, इसलिए मैंने दोनों निकाल दिए हैं। अच्छा, और सुने, अगर हम और आगे बढ़ें तो इसमें थर्ड पार्ट क्या कहता है, तीसरा पार्ट कहता है इसमें पावर सप्लाइड टू लोड सर्किट बाय द ट्रांसफॉर्मर। तो इसमें एवरेज पावर निकालते हैं हम। एवरेज पावर सप्लाइड टू द लोड सर्किट बाय द ट्रांसफॉर्मर, है ना। ये कैसे निकालें, एवरेज पावर इज इक्वल टू IRMS मल्टीप्लाइड बाई VRMS, ये सेकेंडरी कॉइल का लिखना है, और कॉस फाई। ये जो होता है पूरे को तो हम पावर फैक्टर बोलते हैं, बट ये तो फेज डिफरेंस ही है बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, है ना। तो IRMS हमने निकाल रखा है भैया सीधा, या ऐसे I0/√2 लिखो, फिर V0√2 निकाल तो रखा है सीधा सीधा। 5/2 एम्पियर करंट है IRMS, ये तो 5/2 है। और VRMS वोल्टेज जो है वो भी निकाल रखे हैं हमने। VRMS वोल्टेज जो है सेकेंडरी को tan√2 है, तो ये tan√2 है। और कॉस ये 5 भी निकाल रखा है, पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री, और 45 डिग्री की वैल्यू हमें पता है 5/2 tan√2, और इसकी वैल्यू 1/√2। इससे ये कट गया, 2 से 5 बार काट दिया, तो 25 वॉट आएगा। इतनी एवरेज पावर आएगी 25 वॉट, है ना। ये लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपका क्या निकाल लिया मैंने, वोल्टेज। अच्छा, जानते हो ओनली अगर क्या लगा होता, ओनली लोड लगा होता, मतलब रेजिस्टेंस लगा होता, तो रेजिस्टेंस वाले केस में V वोल्टेज VRMS और IRMS सेम फेज में होते हैं, तो फाई की जो वैल्यू आती ना वो 0 होती है, और कॉस फाई की वैल्यू 0 रख देंगे तो 1 आ जाता। तो फिर वही दिखता IPIS इंटू ES, ये IS हो जाता, ये ES हो जाता, तो IS इंटू एस दिया दिखता आपको, है ना। लेकिन यहाँ पर ये 3 एलिमेंट लगे हुए हैं, इसीलिए इसको एवरेज पावर को ऐसे निकालना पड़ेगा। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।